नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? चलिए देखिए, करंट अफेयर की जो सीरीज़ चल रही है 2022 की, उसमें हमने जर्मनी और जो जनवरी है और फरवरी है उसका करंट निपटा लिया है। आगे बात करते हैं। आज जो हम करंट पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम देखेंगे 1 मार्च से 15 मार्च तक का करंट। ठीक है, 1 मार्च से 15 मार्च तक का करंट देखेंगे इसमें हम। ठीक है, इस वीडियो में हम 1 मार्च से 15 मार्च तक का जो करंट अफेयर है उसको हम कवर करने जा रहे हैं। चलिए तो टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बस मैं इतने कहना चाहूँगा, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर देना। ठीक है, आगे बढ़े। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की नई अध्यक्ष कौन बनी है भाई? तो ये बनी है माधवीपुरी बुच। कौन बनी है? माधवीपुरी बुच। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जिसको हम सेबी के नाम से भी जानते हैं, इसकी नई अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच। और इन्होंने किनका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है अजय त्यागी का स्थान। ठीक है, इन्होंने अजय त्यागी का स्थान लिया है। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी सेबी के बारे में। सेबी है क्या? तो सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को। ठीक है, वैसे 88 भी आता है क्योंकि 88 में स्थापना हुई थी और 92 में जो है वो इसको वैधानिकता प्राप्त हुई है। ठीक है, 12 अप्रैल 1992 को इसको वैधानिकता प्राप्त हुई है, वरना स्थापना जो हुई थी वो 1988 में हुई थी। इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। इसका मुख्यालय मुंबई में है और वर्तमान जो अध्यक्ष बनी है वो माधवीपुरी बुच बनी है। जो वर्तमान अध्यक्ष बनी है वो माधवीपुरी बुच बनी है। ठीक है, थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? अब बात करते हैं सेबी का कार्य क्या है। सेबी का कार्य है शेयर मार्केट को रेगुलेट करना। जो शेयर मार्केट चलती है, चाहे वो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो या भारत का कोई भी स्टॉक एक्सचेंज हो, उसके लिए नियम बनाना, कानून बनाना, उसको रेगुलेट करने का कार्य है सेबी का, जिसकी अध्यक्ष बनी है माधवीपुरी बुच अजय त्यागी के स्थान पर। ठीक है, फिर से बता रहा हूं, सेबी का जो स्थापना है वो 1988 में हो गई थी, लेकिन इसको जो संवैधानिकता प्राप्त हुई है वो 1992 में हुई है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। क्लियर? देखिए, ये एक महिला है, तो 2021 में जिन जिन महिलाओं की नियुक्ति हुई है इंपॉर्टेंट, उनके बारे में बात कर लेते हैं। 1-2 है, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, 1-2 क्योंकि पूछ ली जाती हैं 2020 कह रहा हूं, 2022 और 21 में जो जो नियुक्तियां हुई हैं। तो एक नियुक्ति हुई थी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की नई अध्यक्ष बनी है, आईओसी की नई अध्यक्ष बनी है कौन? एम्मा टेरेहो। एम्मा टेरेहो ये एक महिला है। ठीक है, एम्मा टेरेहो। आगे बात करें यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन संघ, यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन की भी एक अध्यक्ष बनी है और वो भी एक महिला है जिनका नाम है रॉबर्टा मेटालोसा। रॉबर्टा मेटासोला सॉरी। ठीक है, मेटासोला। आगे बात करें भारत में भी एक महिला की नियुक्ति हुई है। भारत की लेखा महानियंत्रक कौन बनी है? महानियंत्रक, अभी मैंने कल परसों ही कराया था। भारत की लेखा महानियंत्रक कौन बनी है भाई? सोनाली सिंह। कौन? सोनाली सिंह। ठीक है, भारत की लेखा महानियंत्रक बनी है सोनाली सिंह। क्लियर? चलिए
आगे बात करें, महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है? महिला हॉकी टीम भारतीय लिख देता हूं, भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन बनी है भाई? तो ये बनी है सविता पूनिया। सविता पूनिया, ठीक है। माधवी पुरी बुच एक महिला है, तो महिलाओं की नियुक्ति से संबंधित जो इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपके सामने पेश कर दिया है। ये 2021 और 22 की नियुक्तियां हैं, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की अध्यक्ष बनी एम्मा टेरेहो, यूरोपियन संघ की जो अध्यक्ष बनी है रॉबर्टा मेटासोला, और लेखा मान्यंत्रक भारत की बनी है सोनाली सिंह, और भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान बनी है सविता पूनिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे फटाफट। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को बाहर निकालने के लिए किस मिशन की शुरुआत की है? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे भारतीयों को वापस निकालने के लिए, क्योंकि अभी रूस और यूक्रेन का युद्ध चला था कुछ समय पहले, ठीक है, तो यूक्रेन में फंसे हुए जो भारतीय थे उन्हें निकालने के लिए भारत सरकार ने कौन सा मिशन चलाया है, यह हमें देखना है। तो भारत सरकार ने यूक्रेन में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा नामक एक अभियान चलाया है, ठीक है। ऑपरेशन गंगा नामक एक अभियान चलाया है। अगर इसकी बात करें ऑपरेशन गंगा की, ठीक है, ऑपरेशन गंगा की अगर बात करें तो कितने सैनिक यूक्रेन में फंसे हुए थे भाई? तो 20,000 सैनिक यूक्रेन में फंसे हुए थे। 20,000 सैनिक कह रहा हूं, 20,000 भारतीय यूक्रेन में फंसे हुए थे, ठीक है। चलिए, यह तो हो गया ऑपरेशन गंगा, भारतीयों को निकालने के लिए। भारत सरकार के कुछ प्रमुख ऑपरेशन रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। एक था ऑपरेशन मैत्री। ये कब चला था भाई? ये चला था 2015 में। ये किस लिए था? ऑपरेशन मैत्री किस लिए था? तो नेपाल में जब भूकंप आया था 2015 में, नेपाल भूकंप में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, नेपाल भूकंप में फंसे लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया गया था, ठीक है। अगला है वंदे भारत मिशन। वंदे भारत मिशन कब चलाया गया है भाई? ये 2020 में चलाया गया है। क्यों चलाया गया था? कोविड में फंसे हुए लोगों, ठीक है, कोविड में फंसे हुए लोगों को विदेशों से कोविड में फंसे हुए लोगों को वापस लाने के लिए। चलिए, एक चलाया गया था ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है। ये किस लिए चलाया गया था भाई? तो ये 2021 में चलाया गया था, जब अफगानिस्तान पर तालिबान का अटैक हो गया था। तो कौन सा लोगों को निकालने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया था, ठीक है। चलिए, एक है ऑपरेशन राहत। ये कब चलाया गया था? ये चलाया गया था 2015 में, ऑपरेशन राहत। क्यों? यमन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए। यमन जो देश है, वहां पर जो भारतीय फंस गए थे 2015 में, उन्हें बाहर निकालने के लिए, उनको रसद वगैरह, खाने की आपूर्ति वगैरह कराने के लिए, मेडिकल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन राहत चलाया गया था, ठीक है। एक है ऑपरेशन मदद। ये चलाया गया था 2018 में, जब केरल में बाढ़ आई थी। तो केरल में जो फंसे भारतीय थे उन्हें बाढ़ से निकालने के लिए ऑपरेशन मदद चलाया गया था 2018 में, ठीक है। एक चलाया गया था ऑपरेशन संकट मोचन,
ठीक है। ये कब चलाया गया था भाई? ये 2016 में चला था, ऑपरेशन संकट मोचन, जब दक्षिणी सूडान में गृह युद्ध हो गया था। जब दक्षिणी सूडान में गृह युद्ध छिड़ गया था, गृह युद्ध, तब ऑपरेशन संकट मोचन चलाकर वहां से लोगों को निकाला गया था। एक चला था, लास्ट है ऑपरेशन इंसानियत, इंसानियत, ऑपरेशन इंसानियत, ये 2017 में चला था भाई, 2017 में, ठीक है। जब रोहिंग्या मुसलमानों को ना बांग्लादेश में जगह मिल रही थी, ना म्यांमार में जगह मिल रही थी, तब भारतीयों ने केवल उन्हें खाना और दवाइयाँ वगैरह उपलब्ध कराई थी। तो भारतीयों ने रोहिंग्या मुस्लिमों को खाना, रसद यानी कि दवाइयाँ वगैरह ये सब उपलब्ध कराई थी इंसानियत के तहत। तो रोहिंग्यों को सहायता के लिए, ठीक है। ऑपरेशन इंसानियत 2017 में चलाया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये सारे ऑपरेशन। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें अपना। अगला क्वेश्चन है ISSF शूटिंग विश्व कप 2022, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन कहां हुआ? का आयोजन कहां हुआ? ठीक है, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का जो आयोजन हुआ है वो हुआ है काहिरा। काहिरा कहां पर है भाई? यह है मिस्र में, ठीक है। ISSF जो 2022 का जो कप था, शूटिंग विश्व कप, उसका आयोजन कहां हुआ था? काहिरा, मिस्र में। अगर बात करें ISSF की तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन, शूटिंग फेडरेशन, ISSF की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स शूटिंग फेडरेशन। अगर इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1907 में और इसका मुख्यालय है जर्मनी में, इसका मुख्यालय है जर्मनी में, ठीक है। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 का आयोजन काहिरा, मिस्र में हुआ। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन इसकी फुल फॉर्म है, 1907 में जर्मनी में इसका मुख्यालय है, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं ये जो 2022 में जो इसका आयोजन हुआ है, इसमें किसी भारतीय को भी कुछ मिला है? तो बिल्कुल ठीक, इसमें भारत की तीन लड़कियां हैं जिनका नाम है निवेथा, ईशा सिंह और रुचिता, ठीक है, रुचिता। इन तीनों को जो 10 मीटर की एयर पिस्टल है, ठीक है, इसमें स्थान मिला है, इसमें गोल्ड मिला है इन्हें। क्लियर? आगे बढ़े, अगला है भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव। भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया गया। भारतीय सेना द्वारा 3 दिवसीय शीतकालीन उत्सव का आयोजन किया गया। यह आयोजन कहां किया गया है? यह आयोजन कहां किया गया है? तो यह किया गया है गुलबर्गा, जम्मू कश्मीर में। भारतीय सेना द्वारा 3 दिन का एक शीतकालीन उत्सव चलाया गया है, ठीक है। तो वो कहां चलाया गया है? गुलबर्गा, जम्मू कश्मीर में। क्लियर? बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो जम्मू कश्मीर
अब आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद तो एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश। ध्यान रखना कौन सा आर्टिकल हटा इससे, 370। क्लियर। अच्छा, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है इस समय, तो मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। क्लियर, इतना ही काफी है। हाँ, एक चीज और याद रखना, जो जम्मू कश्मीर की जो राजधानी है वो दो हैं, ठीक है। एक तो है शीतकालीन राजधानी और एक है ग्रीष्मकालीन राजधानी। जम्मू कश्मीर की जो शीतकालीन राजधानी है वो है जम्मू, और जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो है श्रीनगर, ठीक है। जम्मू कश्मीर की दो राजधानियां हैं, शीतकालीन राजधानी जम्मू और ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर है। क्लियर। आगे बात करें, चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अम्मा और वाहिनी योजना को शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने अम्मा और वाहिनी योजना को शुरू किया है। किस राज्य सरकार ने अम्मा और वाहिनी योजना को शुरू किया है, तो यह है सिक्किम सरकार के द्वारा। सिक्किम सरकार के द्वारा महिलाओं को और लड़कियों को सशक्त बनाने के लिए, या जो गैर कामकाजी महिलाएं हैं, जो काम वगैरह नहीं करती, केवल हाउस वाइफ हैं, उनकी थोड़ी सी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए उन्हें 20,000 रुपये सालाना देने के लिए एक अम्मा और वाहिनी योजना को शुरू किया गया है, ठीक है। फिर से बताता हूं, सिक्किम सरकार ने जो हाउसवाइफ्स हैं उनकी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक योजना चलाई है जिसे अम्मा और वाहिनी योजना कहा गया है, जिसके तहत सिक्किम सरकार 20,000 रुपये सालाना उन्हें वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाएगी। चलिए, अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम की स्थापना कब हुई थी भाई। सिक्किम की स्थापना हुई थी 16 मई 1975 को, क्योंकि आपको पता होगा सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, यहां पर चोग्याल वंश का शासन था, ठीक है। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। चलिए आगे बात करें, सिक्किम के 3 पड़ोसी देश हैं, 3 पड़ोसी देश सिक्किम के। कौन कौन से हैं भाई। एक तो है आपका भूटान, ठीक है, एक है चीन और एक है नेपाल। एक और से भूटान से घिरा है, एक और से चीन से घिरा है, एक और से नेपाल से घिरा है, 3 और से ये क्या कहते हैं इसको, सिक्किम घिरा हुआ है। क्लियर। अगर सिक्किम के दर्रों की बात करें तो सिक्किम के 2 दर्रे बहुत फेमस हैं, एक तो है नाथुला और एक है जयपला दर्रा, ठीक है। ये 2 दर्रे काफी प्रसिद्ध हैं। क्लियर है। आगे बढ़े। अगला, 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन है। 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन है, ठीक है। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली विश्व की पहली महिला खिलाड़ी कौन बनी है भाई, तो ये बनी है मिताली राज। कौन, मिताली राज, ठीक है, जिनके समय में 6 वर्ल्ड कप खेले जा चुके हैं। मिताली राज, अगर मिताली राज की बात करें तो 2000 में, 2005 में, 2009 में, 2013 में, 2017 में और 2022 में ये 6 वर्ल्ड कप खेल चुकी हैं, ठीक है। 6 वर्ल्ड कप अभी तक इनके सामने हो चुके हैं और ऐसा करने वाली ये वर्ल्ड की पहली महिला क्रिकेटर है। क्लियर। चलिए, अब बात आ गई है 2022 वाले की। तो 2022 में क्या हुआ है, एक महिला विश्व कप हुआ है, यही तो
2022 में एक महिला विश्व कप हुआ है, तो ये कहाँ आयोजित हुआ है भाई? ये न्यूजीलैंड में हुआ है, क्योंकि 2022 के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 2022 का जो महिला विश्व कप हुआ है वो कहाँ आयोजित हुआ है? न्यूजीलैंड में। और इस बार कौन सा संस्करण था इसका? 12वां संस्करण था। ठीक है, इस बार इसका 12वां संस्करण था। ठीक है। मिताली राज 6 वर्ल्ड कप खेलने वाली विश्व की पहली महिला क्रिकेटर हैं। इन्होंने 2000, 2005, 9, 13, 17 और 22 में 6 बार क्रिकेट विश्व कप खेला है। हमें बाकियों से मतलब नहीं, हमें 22 से अगर देखना है अगला, तो अगला क्वेश्चन हमारा यहां से बन सकता है कि 2022 में जो क्रिकेट विश्व कप हुआ है, आईसीसी महिला विश्व कप हुआ है, वो कहाँ हुआ है? तो न्यूजीलैंड में, और 12वां संस्करण है। ठीक है। आईसीसी की फुल फॉर्म इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है। आगे बात करें भाई, तो भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर, पुरुष की बात नहीं चल रही है यहां पर, महिला। भारत की 23वीं महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बनी है? तो ये बनी है भाई प्रियंका नुटक्की। क्या नाम है इनका? प्रियंका नुटक्की। ठीक है, ये बनी है 23वीं ग्रैंड मास्टर। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए समर्थ नाम की एक योजना चलाई गई है। महिलाओं के लिए समर्थ नाम का एक अभियान चलाया है। क्वेश्चन लिखें पहले। महिलाओं के लिए समर्थ नामक एक उद्यमिता कार्यक्रम, उद्यमिता का मतलब जिसका संबंध व्यापार से हो। ठीक है, महिलाओं के लिए एक उद्यमिता कार्यक्रम किस राज्य, किसके द्वारा शुरू किया गया है? सॉरी, राज्य नहीं, किसके द्वारा शुरू किया गया है? महिलाओं के लिए एक उद्यमिता कार्यक्रम समर्थ की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यह शुरू किया गया है नारायण राणे के द्वारा। नारायण राणे कौन है भाई? नारायण राणे, तो ये है आपके एमएसएमई मंत्री। एमएसएमई मंत्री यानी कि सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्री। सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग मंत्री कौन है? नारायण राणे, जिन्होंने समर्थ नाम की एक योजना चलाई है जिसमें महिलाओं को कौशल प्रदान किया जाएगा ताकि वो व्यापार में आगे बढ़ सकें। ऐसे मतलब अवसर प्रदान किए जाएंगे महिलाओं को व्यापार में आगे बढ़ाने के लिए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नए अध्यक्ष कौन बने हैं भाई? तो ये बने हैं टी राजा कुमार। टी राजा कुमार। ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के जो नए अध्यक्ष बने हैं वो हैं टी राजा कुमार। और इन्होंने किसका स्थान लिया है? इन्होंने लिया है मार्क्स प्लियर का स्थान। किसका स्थान लिया है इन्होंने? मार्क्स प्लियर का स्थान लिया है। अब पहले ये बता देता हूं FATF है क्या। ठीक है, FATF एक संस्था है जिसकी स्थापना हुई थी 1989 में। इसका मुख्यालय है पेरिस में। ठीक है, इसका मुख्यालय पेरिस में है और इसके सदस्य देश हैं 39 और अध्यक्ष मैंने आपको बताई दिए टी राजा कुमार। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स एक संस्था है जो ये देखती है कि कौन सा देश जो हथियार होते हैं, हथियारों की तस्करी कर रहा है। ठीक है, खरीद रहा है या बेच रहा है या बना रहा है। साथ ही साथ ये FATF ये भी देखता है कि कौन सा देश नकली नोट छापने का काम कर रहा है, ब्लैक मनी का काम कर रहा है। ठीक है, इस चीज़ के ऊपर ये ध्यान रखता है। तो FATF एक संस्था है जो इन चीज़ों पर रोक लगाती है।
इसकी स्थापना 1989 में हुई थी, मुख्यालय पेरिस में है, सदस्य देश 39 है और अध्यक्ष बने हैं टी राजा कुमार मार्क्स प्लियर के स्थान पर। क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है कैस्टेलम एआई, एक संस्था है जिसका नाम है कैस्टेलम एआई, एक संस्था है जिसका नाम है कैस्टेलम एआई की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रतिबंधित देश कौन सा है? ऐसा कौन सा देश है जिस पर सबसे ज्यादा बैन लगे हुए हैं इस रिपोर्ट के अनुसार? तो कैस्टेलम एआई के अनुसार विश्व का सबसे प्रतिबंधित देश कौन सा है भाई? तो ये है आपका रूस। रूस विश्व का सबसे प्रतिबंधित देश है। अगर इसकी बात करें अगर रूस की बात करें तो रूस पर 5530 प्रतिबंध है, जिसके साथ ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर आ जाता है ईरान 3616 प्रतिबंधों के साथ, और तीसरे स्थान पर आ जाता है सीरिया 2608 प्रतिबंधों के साथ। ठीक है, पहले स्थान पर है रूस, 5530 प्रतिबंध लगाए हुए हैं इस पर, ईरान पर 3616 और सीरिया पर 2608 प्रतिबंध है। ये प्रतिबंध अलग अलग देशों के द्वारा भी लगाए जा सकते हैं और कुछ संस्थाओं के द्वारा भी लगाए जा सकते हैं। ठीक है, तो रूस पर सबसे ज़्यादा प्रतिबंध लगे हुए हैं। अगर कैस्टेलम एआई रिपोर्ट की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क में है, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी रूस की बात करते हैं। तो रूस है कौन से महाद्वीप में भाई? तो इसका अधिकांश हिस्सा एशिया महाद्वीप में है, अधिकांश हिस्सा एशिया महाद्वीप में है, वैसे तो यूरोप में भी है। इसकी राजधानी है मॉस्को, इसकी राजधानी क्या है? मॉस्को। एशिया की मुद्रा क्या है भाई? रूबल इसकी मुद्रा है। ठीक है, एशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कौन है? प्रेसिडेंट कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, और यहां के प्रधानमंत्री कौन है? तो मिखाइल मिशुस्तीन। ठीक है, मिखाइल मिशुस्तीन। अगर बात करें कि एशियाई यूरोप को मतलब रूस की अगर बात करें तो रूस जो है वो आपके दो भागों से अलग होता है। पहला यूराल पर्वत से अलग होता है यूरोपियन रूस और एशियाई रूस। इन दोनों को अलग कौन करता है? यूराल पर्वत। यहां आ गया यूरोपियन रूस और यहां आ गया एशियाई रूस। ठीक है, तो बीच में कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। क्लियर, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन है लड़कियों के लालन पालन और पोषण में तथा शिक्षा में सहायता प्रदान करने के लिए कौशल मातृत्व योजना, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा उनके लालन पालन तथा पोषण के लिए एक योजना चलाई गई है जिसका नाम है कौशल्या मातृत्व योजना। कौशल्या मातृत्व योजना, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई है? महिलाओं की या बालिकाओं के पालन पोषण तथा उनकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौशल्या मातृत्व योजना की शुरुआत की गई है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के द्वारा, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। छत्तीसगढ़ सरकार के कौन है भाई? भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। इन्होंने महिलाओं की यानी कि बालिकाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस चीज़ की शुरुआत की है, जिसके तहत ये 5000 रुपये की राशि प्रदान करेंगे। ठीक है, जिसके तहत ये जैसे किसी बालिका का अगर जन्म हो जाता है तो उसको 5000 रुपये का एक इनाम देंगे। ठीक है, और गर्भावस्था के समय में भी ये महिलाओं के पोषण का इस योजना के तहत ध्यान रखा जाएगा।
गर्भ अवस्था के समय महिलाओं के पोषण पर ध्यान दिया जाएगा, और अगर जन्म में बच्ची हो जाती है तो उसको 5,000 रुपये का इनाम अलग से दिया जाएगा। अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है भाई नया रायपुर, नया रायपुर, ठीक है। इसे अटल नगर के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना, अटल नगर। अगर बात करें कि मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री तो है ही भूपेश बघेल, और गवर्नर कौन है यहाँ के? अनुसुईया, गवर्नर है अनुसुईया, अनुसुईया, ठीक है। चलिए आगे बात करें, अगला है भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में, भगवान बुद्ध की सोते हुए, भगवान बुद्ध की शयन मुद्रा में दुनिया की सबसे लंबी 100 फीट लंबी, 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची, 100 फीट लंबी क्योंकि सोते हुए है ना, और 30 फीट ऊंची 30 फीट ऊंची मूर्ति कहां बनवाई गई है, प्रतिमा कहां बनवाई गई है? महात्मा बुद्ध की शयन मुद्रा में लेटी हुई 100 फीट लंबी और 30 फीट ऊंची मूर्ति कहां बनवाई गई है? तो यह बनवाई गई है बोध गया बिहार में। कहां बनवाई गई है भाई? बोध गया बिहार में बनवाई गई है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। हाँ, ये विश्व की सबसे लंबी मूर्ति होगी महात्मा बुद्ध की, ये ध्यान रखना, ये ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप, आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप के इतिहास में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी, सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है भाई? तो इनका नाम है झूलन गोस्वामी, झूलन गोस्वामी। ये आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बनी है, ठीक है। अगर इन्होंने बात करें तो इन्होंने कितने विकेट लिए हैं भाई? तो इन्होंने 39 विकेट लिए हैं, क्लियर, इन्होंने 39 विकेट लिए हैं। चलिए अब बात चल रही है क्रिकेट की, तो थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन चुने गए हैं? दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर कौन चुने गए हैं भाई? तो यह है रविंद्र जडेजा, ठीक है। ये 2022 का करंट है, फिर बता रहा हूं। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर जो चुने गए हैं वो है रविंद्र जडेजा। आगे बात करें, अभी हमने बात की थी 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली महिला खिलाड़ी मिताली राज, ठीक है, इनका भी ध्यान रखना। 6 क्रिकेट विश्व कप खेलने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी मिताली राज। चलिए रणजी ट्रॉफी में तिहरा शतक लगाने वाले, रणजी ट्रॉफी में तिहरा शतक लगाने वाले खिलाड़ी कौन है भाई? तो ये है शकीबुल गनी, ठीक है। इन्होंने रणजी ट्रॉफी में तिहरा शतक लगाया है, 3 शतक लगाए हैं शकीबुल गनी ने। आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम अपने। अगला क्वेश्चन है ISSF शूटिंग विश्व कप 2022, जिसके अभी बारे में थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो कहां आयोजित किया गया था, उसी का अगला क्वेश्चन है ये। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा?
ISSF इंटरनेशनल स्पोर्ट शूटिंग फेडरेशन 2022, ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में प्रथम स्थान पर रहा था भारत। ठीक है, प्रथम स्थान पर रहा भारत। टोटल इसने कितने पदक जीते भाई? तो इसने टोटल 7 पदक जीते हैं। कितने? 7 पदक जीते हैं, जिसमें कि 4 गोल्ड, 2 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। ठीक है, 4 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। वहीं बात करें दूसरे स्थान पर रहा नॉर्वे। दूसरे स्थान पर नॉर्वे रहा 6 पदकों के साथ, जिसमें कि 3 गोल्ड, 3 गोल्ड और इसमें 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज आए। आगे बात करते हैं फ्रांस। तीसरे नंबर पर रहा 3 पदकों के साथ, जिसमें कि तीनों गोल्ड थे इसके। ठीक है, इसका आयोजन कहाँ हुआ था ये मैंने बता दिया, काहिरा, मिस्र में। ISSF शूटिंग विश्व कप 2022 में प्रथम स्थान पर भारत था 7 पदकों के साथ, नॉर्वे 6 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर, और वहीं फ्रांस तीसरे स्थान पर। ठीक है, 3 पदकों के साथ। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला एट द वर्क। महिलाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला एट द रेट वर्क नामक कार्यक्रम को किसने शुरू किया है? महिलाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला एट द रेट वर्क कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है भाई? तो ये की है आपके कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को नौकरियां प्रदान करने के लिए महिला एट द रेट वर्क नामक एक अभियान की शुरुआत करी है। ठीक है, इस अभियान के तहत 2026 तक 6 लाख नौकरियां दी जाएंगी महिलाओं को। ठीक है, 2026 तक, सॉरी 6 लाख नहीं 5 लाख, 5 लाख नौकरियां दी जाएंगी। 1 लाख मैं अपने पास से देने वाला था। ठीक है, तो महिला एट द रेट वर्क जो कार्यक्रम है वो कर्नाटक सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य है 2026 तक 5 लाख नौकरियां प्रदान करना महिलाओं को। क्लियर? अगला क्वेश्चन, भारत का पहला ड्रोन स्कूल। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां खोला गया? फिर मैं बता रहा हूं, 2022 का करंट है, इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से देखें। ठीक है, भारत का पहला ड्रोन स्कूल। ड्रोन का मतलब समझते हो ना, कैमरा जो ऊपर उड़ता है, सभी को पता होगा ड्रोन क्या चीज होती है। भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहां खोला गया है भाई? तो ये खोला गया है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। भारत का पहला ड्रोन स्कूल खोला गया है ग्वालियर, मध्य प्रदेश में। ठीक है, ये जो ड्रोन स्कूल खोला गया है, इसमें जो शिक्षा होगी वो तकनीकी माध्यम से दी जाएगी, मतलब तकनीकी माध्यम से शिक्षा देने की प्रयास किया जाएगा। और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ जो ये नागरिक उड्डयन मंत्री थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने इसमें काफी योगदान दिया है। क्लियर? चलिए, ये युवाओं को तकनीकी के जो रास्ते हैं वो प्रशस्त कराएगा। तकनीकी रूप से लोगों को साक्षर बनाने के लिए ऐसे किसी एक नए मॉडल की शुरुआत की है, जिसे भारत का पहला ड्रोन स्कूल कहा गया है, जो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहां किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहां किया गया है भाई? तो यह किया गया है अहमदाबाद, गुजरात में। ठीक है, खेल महाकुंभ ये है क्या? खेल महाकुंभ की बात करें तो ये एक वार्षिक खेल प्रतियोगिता है। ये एक वार्षिक खेल प्रतियोगिता है, वार्षिक खेल प्रतियोगिता। ठीक है, वार्षिक खेल प्रतियोगिता है जिसे कहते हैं खेल महाकुंभ। इसकी शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इस बार इसका 11वां संस्करण था। इस बार इसका 11वां संस्करण था। ठीक है, चलिए अगर बात करें गुजरात की, तो गुजरात के सीएम कौन है भाई? तो गुजरात के सीएम हैं भूपेंद्र पटेल। और वहीं गवर्नर कौन है यहाँ की? गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत।
आचार्य देवव्रत, ठीक है। राजधानी गांधीनगर, क्लियर। चलिए, एक पड़ोसी देश है पाकिस्तान। फिर से बता देता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई है अहमदाबाद गुजरात में। यह एक वार्षिक खेल प्रतियोगिता है जिसका 11वां संस्करण इस बार हुआ है, ठीक है। ये हमने जो करंट कवर किया ये था 1 मार्च से लेकर 15 मार्च तक का करंट। कल जो आपके लिए वीडियो आएगी उसमें होगा आपका 16 से लेकर 31 मार्च तक का करंट, क्लियर। तो आज के लिए बस इतना ही, सभी को धन्यवाद, राधे राधे। बस इतना कहना चाहूंगा, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके यार बताया जरूर करो। बहुत से बच्चों के कमेंट आते भी हैं और बाकियों के भी कमेंट आए तो अच्छा लगता है, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताया करो कि यार कहाँ गलती है कहाँ नहीं, ठीक है। तो मैं उस गलती में सुधार करने की कोशिश करूंगा, क्लियर। क्योंकि मेरा आईना आप लोग हो, इस समय आप ही लोग बताओगे कि हाँ सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है, तो मैं उसमें सुधार करने की पक्का कोशिश करूंगा। अगर आपको समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्यारे प्यारे कमेंट छोड़कर जाएं। चलिए, जय हिंद, धन्यवाद।